साथियों, जुलाई सन 1801 के शुरू में खबर मिली कि नवाब कर्नाटक की मृत्यु होने वाली है। बूढ़ा नवाब उस समय चिपौक के महल में था। 5 जुलाई सन 1801 को कर्नल मैकलेन कंपनी की सेना सहित महल की ओर बढ़ा और यह कहकर कि नवाब की मृत्यु के बाद लड़ाई झगड़े का डर है और अमन कायम रखने की ज़रूरत है, उसने चारों ओर से महल को घेर लिया था। यह वही सेना थी जो नवाब के खर्च पर नवाब की रक्षा के लिए नवाब के इलाके में रखी गई थी। जिस समय इस सेना ने महल के भीतर घुसना चाहा और मृत्युशैया पर पड़े हुए नवाब के कानों तक खबर पहुंची तो नवाब चौंक पड़ा और पास के एक अंग्रेज़ अफसर से गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि महल के अंदर घुसकर मुझे मेरी रियाया की नज़रों में न गिराइए। 5 जुलाई से 15 जुलाई तक कंपनी की सेना ने महल को घेरे रखा था। 15 जुलाई को नवाब उमत्तुल उमरा की मृत्यु हुई थी। अंत तक अंग्रेज़ अफसर बूढ़े नवाब के पास रहे और उसे अपनी मित्रता का विश्वास दिलाते रहे। उमत्तुल उमरा का बेटा शहज़ादा अली हुसैन भी उसी महल में था। जिस दिन उमत्तुल उमरा का शरीर छूटा उसी दिन कर्नाटक की गद्दी के वारिस शहज़ादे अली हुसैन को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर लाकर अंग्रेज़ों ने अचानक उसे यह सूचना दी कि तुम्हारे बाप और दादा ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैदर और टीपू के साथ गुप्त पत्र व्यवहार किया था, इसलिए गोया तुम्हें उसका कोई पता नहीं। फिर भी गवर्नर जनरल का फैसला है कि अपने बाप की गद्दी पर बैठने के बजाय तुम एक मामूली रियाया की हैसियत से अपनी बाकी ज़िंदगी व्यतीत करो। शहज़ादे को डराकर उससे कहा गया कि तुम तंजौर की संधि की तरह की एक संधि पर दस्तखत कर दो। खेमों के अंदर शहज़ादे अली हुसैन और अंग्रेज़ अफसरों में बातचीत हो रही थी तथा बाहर कंपनी के सिपाही नंगी तलवारें लिए फिर रहे थे। इतने पर भी अली हुसैन नहीं माना। इसके बाद अली हुसैन को अलग करके और बीच के कई हकदारों को छोड़कर अली हुसैन के एक दूर के रिश्तेदार आज़मुद्दौला से अंग्रेज़ों ने वहीं पर बातचीत शुरू की। आज़मुद्दौला ने अंग्रेज़ों की बात मान ली। 28 जुलाई सन 1801 को आज़मुद्दौला कर्नाटक की गद्दी पर बैठा दिया गया। जिस तरह की संधि अंग्रेज़ों ने चाही उसी तरह की संधि पर आज़मुद्दौला ने दस्तखत कर दिए। इस संधि के अनुसार कर्नाटक का सारा राज्य कंपनी के हाथों में आ गया और आज़मुद्दौला केवल राजधानी अर्काट और चिपौक के महल का नवाब बनकर रह गया था। नए नवाब को चिपौक के महल में रखा गया। उसी महल में शहज़ादे अली हुसैन को और उसकी विधवा माँ को कैद कर दिया गया था। शहज़ादे ने कई बार अंग्रेज़ों से प्रार्थना की कि मुझे किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए, नहीं तो डर है कि नया नवाब किसी रोज़ मुझे ख़त्म कर देगा, किंतु इस बात की सुनवाई नहीं हो सकी थी। चंद रोज़ के बाद ही एक दिन कहा जाता है कि पेचिश की बीमारी से शहज़ादे अली हुसैन की मृत्यु हो गई। मालूम होता है यह वही पेचिश थी जिससे 36 साल पहले लॉर्ड क्लाइव के ज़माने में मुर्शिदाबाद के नवाब नज़्मुद्दौला की मृत्यु हुई थी। 17 मई सन 1808 को इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के सामने शहज़ादे अली हुसैन की मृत्यु के संबंध में बोलते हुए सर थॉमस टर्टन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि इस मामले में कुछ न कुछ दगा अवश्य थी। पहले की तरह इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के सामने कर्नाटक का सारा मामला पेश किया गया। काफ़ी भेद खोले गए। वेलेस्ली के विरुद्ध और नवाब के पक्ष में ज़ोरदार भाषण हुए। एक मेंबर ने टीपू और मोहम्मद अली के खिलाफ वेलेस्ली की साजिश की ओर संकेत करते हुए कहा कि सहज विश्वासी भोली जनता को धोखा देने का इससे अधिक विभत्स प्रयत्न मैंने कभी नहीं सुना। फिर भी अंत में इस खुली राजनीतिक डकैती के लिए वेलेस्ली की सराहना का एक प्रस्ताव पास हुआ था। साथियों, विंडम नामक एक मेंबर ने उस अवसर पर बिल्कुल सच कहा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को देखकर मुझे एक गीत की अंतिम पंक्ति याद आ जाती है जिसे डॉक्टर स्विफ्ट ने एक डाकू के लिए लिखा था। उस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस मनुष्य का जी चाहे वह अपने पास वाले को लूट सकता है। हमारे सामने सन्मार्ग प्रदर्शन के लिए साफ उसूल यह है कि भारतवासियों के कोई हक नहीं और हमारे कोई फ़र्ज़ नहीं। हम सब उनके बादशाह हैं और हम जो फैसला कर दें सो ठीक। साथियों, इसी वीडियो के साथ कर्नाटक के नवाबी का भी अंत होता है और अगली वीडियो से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।